हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो है विक्टोरियन एज पीवाईक्यू पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आप मेरी जो पीवाईक्यू वाली क्लासेस हैं इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगी आपका, क्योंकि मुझे पता है बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है आपका एग्ज़ाम का। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरा मोटिवेशन और बढ़ा सकते हैं प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के। अगर वीडियो पसंद आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वो इस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। तो बस इतना ही कहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट मेरे को भी करें कि आप मेरी वीडियो शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाएं ताकि मेरा भी यहाँ पे काम करने का मोटिवेशन बढ़ता रहे। आपके लिए मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। तो अब जो हम पार्ट कर रहे हैं विक्टोरियन एज पीवाईक्यू पार्ट सेकंड, इसके अंदर आपके क्वेश्चन मैंने पहले वाले जो 100 क्वेश्चन डाले थे उनमें से एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट होगा या ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसका आपको बेनिफिट है। उसका क्यों बेनिफिट है आपको कि आपका रिवीजन हो रहा है वो चीज़ एक बार हाँ, उनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। मैं बोल दूंगी कि ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, बस जस्ट आपको बता के और हम आगे निकल लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोइम माई लास्ट डचेज विच इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग अबाउट ए ड्यूक। ठीक है, पता होगा आपको माई लास्ट जो डचेज है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लास्ट डचेज ब्राउनिंग की एक प्रसिद्ध नाटकीय क्या है? मोनोलॉग है। इसमें ड्यूक को याद रखना है आपको, अपनी मर्द पत्नी की तस्वीर दिखाते हुए उसका जिक्र करता है इस कविता में। ये मतलब आपको सिर्फ याद रखना है कि ड्यूक की अपनी पत्नी के बारे में बताता है इसमें। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, द वुमेन इन वाइट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मिस्ट्री नॉवल रिटन बाय। देखो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, सिर्फ अभी तक मैंने आंसर डिस्क्लोज नहीं किए हैं आपको, ठीक है। अभी आप सोच लिया करो जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ऐसे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपको उसका आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, द वुमेन इन वाइट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मिस्ट्री नॉवल रिटन बाय। यानी कि जो वुमेन इन वाइट है वो किसके द्वारा लिखा गया है? देखते हैं, वो है विकी कॉलिंस के द्वारा लिखा है। वुमेन इन वाइट विकी कॉलिंस का एक प्रारंभिक रहस्य उपन्यास है जिसे अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले सेंसेशन उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इस उपन्यास में रहस्य, रोमांच और धोखे की कहानी है, ठीक है। यानी कि जो सेंसेशन उपन्यास होते हैं उसके अंदर क्या होता है? रहस्य होते हैं, रोमांच होते हैं और धोखे की कहानियाँ होती हैं। और ये सबसे पहला ऐसा नॉवल है जो सेंसेशन नॉवल कहलाता है विकी कॉलिंस का। कौन सा? वुमेन इन वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डोवर बीच पोइम किसकी है? मैथ्यू आर्नोल्ड की है। इज ऑफन एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ। तो इसका थीम पूछा है बस आपसे, डोवर बीच का रिलीजियस फेथ एंड डाउट। डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की एक प्रसिद्ध कविता है जो धार्मिक, देखो ये हमने कर लिया है। यह कविता विक्टोरियन युग के धर्म पर आधारित संकट को दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज एन एलिजी रिटन फॉर हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलम। पहले बता चुकी हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन के आंसर पर चलेंगे। इन मेमोरियम, ठीक है। और किसके लिए लिखी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा एलिजी लिखी है। किसकी? उनका मित्र, जो उनके मित्र हैं आर्थर हेलम की मृत्यु के ऊपर। और क्या है इसके अंदर? यह शोकगीत मृत्यु, दुख और पुनर्जन्म के विषयों को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर द फेमस लाइन ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो ये किसका है? यह है रॉबर्ट ब्राउनिंग की। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता रबी बैन इजरा से ली गई हैं जो जीवन के बाद के वर्षों की महत्ता को दर्शाती है। यह कविता वृद्धावस्था में मिलने वाली समझ और अनुभव की प्रशंसा करती है। कौन सी भाई कविता है? रबी बैन इजरा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है और वृद्धावस्था के एक्सपीरियंस को दर्शाती है। 6 क्वेश्चन है, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज इज ए फेमस कलेक्शन ऑफ लव सोनेट रिटन बाई। मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन लर्न करवाया था, आपको पता होगा इसका आंसर, ठीक है।
किसने लिखी है ये? एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग ने। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए लिखी है, अपने पति के लिए लिखी है। एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग द्वारा लिखे गए प्रेम सोनेट्स का एक प्रसिद्ध संग्रह है जो उनके पति रॉबर्ट ब्राउनिंग को समर्पित है। यह गहरे और व्यक्तिगत प्रेम को अभिव्यक्त करता है। द नॉवल टेस ऑफ द अरबेविल्स बाय थॉमस हार्डी हाईलाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। तो इसके अंदर थीम क्या है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे क्योंकि पहले बता चुके। सोशल इंजस्टिस एंड मोरलिटी, आप पढ़ लेंगे इसको एक बार। उसके बाद हमारा जो 14 क्वेश्चन आता है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, पता चल गया होगा आपका, ये पहले कर चुके हैं ये भी। बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कॉमेमोरेट विच हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि इसके अंदर कौन से हिस्टोरिकल इवेंट को याद करता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? क्रीमियन वार था, अमेरिकन वार था, देखो याद आ गया होगा, क्रीमियन वार था। इसके अंदर जो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता है जो क्रीमियन युद्ध के दौरान हल्की ब्रिगेड के बहादुर सैनिकों के साहस को दर्शाती है। इसमें युद्ध की वीरता और त्रासदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ब्लेस्ड डैमेजल ए रोमांटिक एंड स्पिरिचुअल पोइम वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डेंटे गैब्रियल रोसेटी के द्वारा लिखी गई है। ब्लेस्ड डैमेजल डेंटे गैब्रियल रोसेटी की एक प्रसिद्ध कविता है जो एक प्रेमिका की स्वर्ग से अपने प्रेमी के लिए की गई प्रार्थना पर आधारित है। इस कविता में प्रेम आध्यात्मिकता की गहरी छवियां हैं। इन क्रिस्टीना रोसेटीज पोएम गोबलिन मार्केट व्हाट डू द गोबलिन्स रिप्रेजेंट, पता होगा, इस क्वेश्चन का भी पहले आ चुका है। तो इसके अंदर क्या है? टेम्पटेशन है एंड करप्शन है। गोबलिन मार्केट कृष्णा रोसेटी की एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें गोबलिन लालच और भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कविता नैतिकता और सजीवता की जांच करती है। उसके बाद आपका आता है 17 क्वेश्चन, द नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज वन ऑफ द मेजर वर्क ऑफ। रिटर्न ऑफ द नेटिव किसका मेजर वर्क है, पता है आपको? पढ़ चुके हो आप इसको पहले। थॉमस हार्डी का ये वर्क है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डी की एक प्रसिद्ध कृति है जिसमें ग्रामीण जीवन और व्यक्तियों की नियति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह उपन्यास प्रकृति और मानव की अंधाधुंध इच्छाओं के बीच के टकराव को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स इज कंसिडर्ड हिज फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल। चार्ल्स डिकन का फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल पता है आपको? देख लेते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज, जिसके अंदर दो शहरों की कहानी है। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकन्स का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जो फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उपन्यास बलिदान और पुनर्जन्म के विषयों को छूता है। अब जो क्वेश्चन भी आपको आता है, अब अगर वो क्वेश्चन आपका आता है तो आप वीडियो को आगे निकाल के 10-10 सेकंड का जो आगे निकालते हैं वीडियो को, वो निकाल के आप आगे कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। क्या उसके बाद है, बारचेस्टर टॉवर्स इज अ नॉवल दैट सैटराइजेस द क्लैरिकल लाइफ इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, हु इज़ द ऑथर। अब इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है, बारचेस्टर टॉवर्स, ये नॉवल किसका है, ठीक है, ये बताना है आपको। नॉवल है एंथनी ट्रोलोप का। बारचेस्टर टॉवर्स एंथनी ट्रोलोप का एक उपन्यास है जो इंग्लैंड के चर्च के भीतर धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों की व्यंग्यात्मक जांच करता है। इसमें चर्च के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों को उजागर किया गया है। द नॉवल नॉर्थ एंड साउथ, ये तो पता होगा आपको पक्का, which explore the differences between the industrial north and the rural south of England was written by, किसके द्वारा लिखा गया है ये लिखा गया है एलिजाबेथ गैस्किल के द्वारा। नॉर्थ एंड साउथ एलिजाबेथ गैस्किल का एक उपन्यास है जिसमें इंग्लैंड के औद्योगिक उत्तर और ग्रामीण दक्षिण के बीच के सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर को प्रदर्शित किया गया है।
इस किया गया यह सामाजिक न्याय, संघर्ष और वर्ग विभाजन पर केंद्रित है। द वुडलैंडर्स, ए नोवेल सेट इन द फिक्शनल रूरल विलेज ऑफ लिटिल हिंटॉक, इज रिटन बाय, पता है आपको, देख लेते हैं। थॉमस हार्डी का नोवेल है द वुडलैंडर्स। थॉमस हार्डी का उपन्यास है जो ग्रामीण इंग्लैंड के जीवन और सामाजिक समस्याओं का विवरण देता है। यह उपन्यास प्रेम, वर्ग और मानवीय संघर्षों पर आधारित है। वुडलैंडर थॉमस हार्डी का है, इंग्लैंड की ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है द पोइम द स्कॉलर जिप्सी विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ द क्रिएटिव स्पिरिट वॉज रिटन बाय। पोइम स्कॉलर जिप्सी किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। क्या बताया है इसके अंदर, देखते हैं। द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड की कविता है जिसमें रचनात्मकता और आधुनिक जीवन की आपाधापी के कारण इसकी गिरावट को दर्शाया गया है। यह कविता आधुनिक युग की आलोचना करती है और आध्यात्मिक खोज का समर्थन करती है। ठीक है, स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू आर्नोल्ड की है। इसके अंदर रचनात्मक और आधुनिक जीवन की आपाधापी को दिखाया गया है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन द फोरसाइट सागा, ए सीरीज ऑफ नॉवेल्स। द फोरसाइट सागा सीरीज है नॉवल की अबाउट एन अपर मिडल क्लास इंग्लिश फैमिली, वॉज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। की द फोरसाइट सागा जॉन गाल्सवर्दी की कृतियों की एक श्रृंखला है जो एक अंग्रेजी मध्यम वर्गीय परिवार के उदय और पतन का विवरण देती है। यह परिवार के भीतर संघर्षों और सामाजिक बदलावों की गहरी पड़ताल करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम बेडे विच इज़ ऑफन कंसिडर्ड ए मोरल एंड रियलिस्टिक नॉवल वॉज रिटन बाय। तो ये किसके द्वारा लिखा गया भाई? ये जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडम बेडे जॉर्ज एलियट का एक नैतिक और यथार्थवादी उपन्यास है जो ग्रामीण जीवन और सामाजिक संघर्षों पर आधारित है। यह उपन्यास नैतिकता, प्रेम और दोस्त के विषयों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइम क्रॉसिंग द बार विच इज़ अबाउट डेथ एंड द आफ्टर लाइफ वॉज रिटन बाय, यानी ये जो पोइम है क्रॉसिंग द बार, इसके द्वारा जो डेथ और डेथ के बाद की लाइफ के बारे में, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। क्रॉसिंग द बार अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता है जो मृत्यु और परलोक पर आधारित है। इसमें जीवन की अंतिम यात्रा को पार करने की बात की गई है। यह कविता मृत्यु को शांति से अस्वीकार करने की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज़ वन ऑफ द अर्ली वर्क्स ऑफ। ठीक है, ये किसका वर्क है? ये है थॉमस हार्डी का। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री थॉमस हार्डी का एक प्रारंभिक उपन्यास है जिसमें ग्रामीण इंग्लैंड के जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से दिखाया गया है। ग्रीनवुड ट्री थॉमस हार्डी का उपन्यास है, इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। यह प्रेम परंपरा के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। 27 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच पोइम बाय थॉमस हार्डी बिगिन विद द लाइन द लैंड शार्प फीचर्स सीम्ड टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलैंड। अब देखो, ये इस लाइन से शुरू होती है। ये कौन सी पोइम है? डार्कलिंग थर्स थॉमस हार्डी की कविता है जो सदी के अंत की निराशाजनक स्थिति और भविष्य के प्रति अस्पष्ट आशा का वर्णन करती है। डार्कलिंग थर्स थॉमस हार्डी की सदी के अंत की निराशाजनक और भविष्य के प्रति अस्पष्ट आशा का वर्णन करती है। प्रतीकात्मक कविता है जिसमें मानवता और प्रकृति के बीच की जटिलता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूनस्टोन बाय विकी कॉलिंस इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट। ठीक है,
इसको पहला क्या समझा जाता है? इसको पहला डिटेक्टिव नॉवल समझा जाता है। मूनस्टोन विकी कॉलिंस द्वारा लिखित पहला जासूसी उपन्यास है। मूनस्टोन विकी कॉलिन का पहला जासूसी उपन्यास माना जाता है। इसमें एक कीमती हीरे की चोरी और उसकी वापसी की कहानी है। यह उपन्यास जासूसी कथा की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जॉर्ज एलियट्स मिडलमार्च विच कैरेक्टर इज एन आइडियलिस्टिक डॉक्टर हु ट्राइज टू रिफॉर्म मेडिकल प्रैक्टिस? कौन है भाई इसके अंदर डॉक्टर? टर्टियस लिडगेट। मिडल मार्च में डॉक्टर टर्टियस, इसमें डॉक्टर टर्टियस लिडगेट एक आदर्शवादी डॉक्टर हैं जो चिकित्सा प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। उपन्यास में उनके संघर्षों को विस्तार से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका, तो याद रखना है मिडल मार्च, ठीक है। इसके अंदर कौन है, किसका वर्क है ये? मिडल मार्च किसका वर्क है? जॉर्ज एलियट का वर्क है। इसके अंदर डॉक्टर कौन है? इसके अंदर टर्सियस लिडगेट डॉक्टर है जो एक आदर्शवादी डॉक्टर है और जो चिकित्सा प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएम डोर बीच एक्सप्रेसेस। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिसएल्यूजनमेंट विद द मॉडर्न वर्ल्ड, एक बार फिर आप देख लेना इसको, देखो मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन, इन रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम द लास्ट डचेस द ड्यूक इज स्पीकिंग टू। तो यहाँ पर ये जो ड्यूक है वो किससे बात कर रहा है, ये पूछा है इसके अंदर। किससे बात कर रहा है आपको पता है? वो बात कर रहा है कोर्ट के जो एनओए है उसे बात कर रहा है। माई लास्ट डचेस में ड्यूक अपनी मर्द पत्नी की पेंटिंग दिखाते हुए काउंट के दूत से बात कर रहा है जो उसकी अगली शादी के लिए बातचीत करने आया है। यह कविता ड्यूक की स्वामित्व भावना और शक्ति के प्रति उसकी लालसा को दर्शाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग्स सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज इज ए कलेक्शन ऑफ। ये किसका कलेक्शन है? ये है लव सोनेट्स का कलेक्शन है, ये जो इनकी पोइम है जो इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी है। समझ गए होंगे, तो पहले इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी टाइम। इन चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हु इज पेप्स सेक्रेट बेनिफैक्टर, यानी कि उसकी सेक्रेट हेल्प करने वाला कौन है? तो ये है एबल मैगविच। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पाइप का गुप्त संरक्षक एक पूर्व अपराधी एबल मैगविच है जो पाइप को एक सज्जन बनाने के लिए पैसे देता है। यह कहानी वर्ग और समाज के विषयों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिसन्स पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड वॉज इंस्पायर्ड बाई, यानी कि टेनिसन पोइम है जो चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड है उसके लिए उनको किसने इंस्पायर किया था? तो पता चल गया होगा आपको इसका, द क्रीमियन वॉर। देखो मैं आपको पता है कि आगे चलेंगे। इन थॉमस हार्ड इज फार फ्रॉम द मेंडिंग वो क्राउड विच कैरेक्टर अल्टीमेटली मैरिज बाथशेबा एवर्डीन। ये गैब्रियल ओक। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड में बाथशेबा अंत में अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण गैब्रियल ओक से शादी करती है। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है, ठीक है। पता चल गया? यहाँ पे मैं इससे क्या नाम है देखो फिर से बता देती हूँ भाई। ये फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड में जो बाथशेबा है वो किससे मैरिज करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम के कारण गैब्रियल ओक से शादी करती है। बाथशेबा गैब्रियल ओक से, कहाँ पर, किसमें, कौन सा वर्क है? फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कंसेप्ट ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। मैथ्यू आर्नोल्ड का ये जो कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है? कल्चर एंड एनार्की। मैथ्यू आर्नोल्ड के विचार स्वीटनेस एंड लाइट उनकी किताब कल्चर एंड एनार्की में सामने आते हैं जो संस्कृति के आदर्शों और सामाजिक अनुशासन पर केंद्रित है। मैथ्यू आर्नोल्ड का एक विचार है स्वीटनेस एंड लाइट और उनकी किताब कल्चर एंड एनार्की में सामने आता है
जो संस्कृति के आदर्शों की बात करता है। यह विचार सौंदर्य और बौद्धिकता के संयोजन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चार्ल्स डिकेंस ब्लैक हाउस द एंडलेस लीगल केस दैट ड्राइव्स मच ऑफ द प्लॉट इज। क्या है क्वेश्चन? इन चार्ल्स डिकन ब्लैक हाउस एंडलेस लीगल केस, ठीक है, दैट ड्राइव मच ऑफ द प्लॉट इज, यानी कि इसका प्लॉट पूछा गया है। ब्लैक हाउस में जॉर्नडाइस एक लंबा अंतहीन कानून मामला है, ठीक है। एंडलेस मामला कौन सा है? ये जो जॉर्नडाइस एंड जॉर्नडाइस है, अंतहीन कानूनी मामला है जो कई पात्रों के जीवन को प्रभावित करता है और उपन्यास का मुख्य केंद्र है। यह न्यायिक तंत्र की जटिलता और विलंब को उजागर करता है। नोवेल में भी यही पूछा गया कि इसमें क्या कहानी है या क्या नोवेल है, ये का मुख्य चीज़ क्या है। तो मुख्य चीज़ इस नोवेल के अंदर ये केस है जो कि बहुत लंबा चलता है, और ये क्या बताता है कि जो न्यायिक तंत्र की जो जटिलता और विलंब को उजागर करता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 38 क्वेश्चन में आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉवल बाय चार्लोट ब्रोंटे? वुदरिंग हाइट्स। पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। वुदरिंग हाइट्स चार्लोट ब्रोंटे का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह उनकी बहन एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा गया था। चार्लोट के अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में जैन आयरे, सरले एंड विलेट शामिल हैं। यह ब्रांटे परिवार की साहित्यिक कृतियों के विभिन्न योगदानों का परिचायक है। अब ये वुदरिंग हाइट्स चार्लोट ब्रोंटे का नहीं है, किसका है? उनकी बहन एमिली ब्रोंटे द्वारा लिखा गया है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉवल बाय चार्लोट ब्रोंटे के द्वारा कौन सा नॉवल नहीं लिखा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ यूस्टेशिया वाई अपीयर्स इन विच थॉमस हार्डी नॉवल, यानी ये कैरेक्टर थॉमस हार्डी के किस नॉवल में अपीयर होता है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव। द रिटर्न ऑफ द नेटिव में यूस्टेशिया वाई एक प्रमुख पात्र है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के कारण त्रासदी का सामना करती है। यह उपन्यास भाग्य, प्यार और विफलता के विषयों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोइम बाय गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। हॉपकिन के द्वारा कौन सी पोइम, यानी कि हॉपकिंस की कौन सी पोइम है? तो ये है पाइड ब्यूटी। पाइड ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पाइड ब्यूटी गेराल्ड मैनली हॉपकिंस की कविता है जो ईश्वर की रचनाओं की विविधता और सुंदरता की प्रशंसा करती है। यह कविता उसकी विशिष्ट संपर्क रिदम शैली में लिखी गई है, ठीक है भाई। तो गेराल्ड हॉपकिंस, पाइड ब्यूटी हॉपकिंस की कविता है जो ईश्वर की रचनाओं की यानी कि जो भगवान के बारे में है, उनकी सुख के बारे में है ये, और उनकी जो रिदम शैली है, ठीक है, स्प्रंग रिदम शैली है, उसके बारे में, उसकी मतलब उस शैली में ये लिखी गई है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन डिकन्स ए टेल ऑफ टू सिटीज द कैरेक्टर सिडनी कार्टून सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर, यानी कि जो टेल ऑफ टू सिटीज है उसके अंदर जो सिडनी कार्टून है वो अपनी लाइफ किसके लिए सेक्रीफाइस करता है? याद होगा आपको कि ये जो सिडनी कार्टून होता है ये हमशक्ल होता है प्रोटेगोनिस्ट का, तो वो उसके लिए अपनी जान को क्या कर देता है? सेक्रीफाइस कर देता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है चार्ल्स डार्नी। ए टेल ऑफ टू सिटीज में सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने के लिए अपनी जान देता है ताकि वह लूसी मानेट के साथ रह सके। देखो अब दोनों का पता चल गया, इसकी जो प्रेमिका वो कौन है? लूसी मानेट। यह त्याग और बलिदान की कहानी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिकेम पोइट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ, लॉर्ड जो टेनिसन है वो किसकी डेथ के बाद पोइट लॉरेट बने थे? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरिएट नियुक्त किया गया था। टेनिसन की रचनाएं विक्टोरियन युग की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट है आपका द नोवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? पता होगा आपको, लिखा गया था ऑस्कर विल्डे के द्वारा। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ऑस्कर वाइल्ड
वेल्डेनिया वाइल्ड था द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसमें नैतिक पतन और आत्मा की अक्षति के विषय को केंद्र में रखा गया है। यह नैतिकता और सौंदर्य के बीच के द्वंद्व का प्रतीक है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे अक्सर वर्ल्ड का नोवेल है। इसमें नैतिक पतन और के बारे में, नैतिकता का के बारे में याद रख लेना बस, कि नैतिकता के में और सौंदर्य के बीच में, मतलब उसके बीच में इसके द्वंद्व दिखाया गया है इसमें, कि नैतिकता बड़ी होती है या सौंदर्य बड़ा होता है, ये ऐसा कुछ। द नोवेल द वुमेन इन वाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जेनर, किस जेनर में लिखा गया? गोथिक फिक्शन में लिखा गया है। द वुमेन इन वाइट विक्टोरियन युग की एक गॉथिक फिक्शन है। जिसमें रहस्य, धोखाधड़ी, मानसिक यातना की कहानी शामिल है। यह उपन्यास रहस्यमय और सस्पेंस भरे विषयों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी गॉथिक नॉवल है, इसके अंदर रहस्य, धोखाधड़ी, मानसिक यातना जैसे जो दिए गए हैं, मतलब ये चीज़ें, विषय दिए गए हैं, टाइटल दिए गए हैं। विच नॉवल बाय जॉर्ज एलियट डील्स विद सिलास मार्नर ए वीवर। सिलास मार्नर एक बुनकर की कहानी है जो अपने जीवन में प्रेम और विश्वास की वापसी की यात्रा करता है। यह उपन्यास समुदाय और आत्म स्वीकृति के विषयों को संबोधित करता है। सिलास मार्नर बुनकर की कहानी है और प्रेम और विश्वास की वापसी की यात्रा करता है ये। उसके बाद है क्वेश्चन 46। द कैरेक्टर ऑफ टॉमस ग्रेट ग्रीन अपीयर्स इन विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स। कौन सी नॉवल, क्या ये आता है हार्ड टाइम्स में, ये जो कैरेक्टर है। हार्ड टाइम्स में टॉमस ग्रैंड ग्राइंड एक सख्त यथार्थवादी स्कूल मास्टर है जो तथ्यों पर जोर देता है और कल्पना का विरोध करता है। यह उपन्यास औद्योगिक समाज की कठोरता और शिक्षा पर सवाल उठाता है। एलिजाबेथ ब्राउनिंग्स पोएम हाउ डू आई लव दी इज अ पार्ट ऑफ विच कलेक्शन? सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज। ठीक है, इसका कलेक्शन है ये। सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज एलिजाबेथ ब्राउनिंग की प्रेम कविताओं का एक संग्रह है जिसमें, अब ये देख लेना, हाउ डू आई लव दी, ये जो अब सोनेट लिखी हैं पोर्तुगीज ने, उन पोइमों में से एक पोइम है हाउ डू आई लव दी। यह कविता उनके पति रॉबर्ट ब्राउनिंग के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। Which Victorian poet wrote the famous poem The Lady of Shalott? उसके बाद है द लेडी ऑफ, सॉरी भाई टेक्निकल एरर के लिए सॉरी। द लेडी ऑफ सैलट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें आर्थरियन किदवंती की नायिका की कहानी है। यह कविता कल्पना और वास्तविकता के बीच संघर्ष को दर्शाती है। लेडी ऑफ सैलट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की का जो ये वर्क है, इसके अंदर कल्पना और वास्तविकता के बीच संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज एलियट्स रियल नेम वॉज। अब यही नहीं है कि आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पता होगा आपको जॉर्ज एलियट्स का जो रियल नेम है, मैरी एन इवांस। जॉर्ज एलियट का असली नाम मैरी एन इवांस था। वह एक उपन्यास के तहत लिखती थी ताकि उनके कार्यों को उपनाम के तहत लिखती थी ताकि उनके कार्यों को गंभीरता से लिया जाए। उनकी रचनाओं में सामाजिक और नैतिक विषय प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं। द प्रोटैगनिस्ट पिप अपीयर्स इन विच चार्ल्स डिकन्स नॉवल। ठीक है, तो कौन है इसके अंदर ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसके अंदर पिप कैरेक्टर है, ये पूछा है। पता होगा आपको, आगे चलेंगे।
उसके बाद है क्वेश्चन, थॉमस कैरलिस वर्क पास्ट एंड प्रेजेंट इज ए क्रिटिक ऑफ। पता है आपको पास्ट एंड प्रेजेंट? थॉमस कार्लाइल एक की पास्ट एंड प्रेजेंट औद्योगिक क्रांति उनके समाज पर प्रभाव की आलोचना करती है। ठीक है, यह काम पूंजीवाद और श्रम संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। पास्ट और प्रेजेंट किसका वर्क है? थॉमस कार्लाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द मिल ऑन द फ्लोस हु इज मैगी टूलिवर्स ब्रदर। पता है आपको? टॉम। द मिल ऑन दी फ्लोस में मैगी टूलिवर का भाई टॉम है, जो अपने परिवार के सम्मान और उसकी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। यह उपन्यास पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में है। नेक्स्ट है आपका, द कैरेक्टर बेसी हाइजिन अपीयर्स इन विच नॉवल बाय एलिजाबेथ गैस्केल। नॉर्थ एंड साउथ में बेसी हिसिंग एक गरीब महिला है जो औद्योगिक समाज के अन्याय से पीड़ित है। यह उपन्यास, भैया जो नेम है ना, इनके अंदर इनके जो फ्रेंच वर्ड हैं, इनको जो पढ़ने में अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप इनको खुद से एक बार मैं साथ में देती हूँ आपको, आप पढ़ लिया करो, क्योंकि कई बार ये वर्ड नहीं बोले जाते हैं या थोड़े से मिस्टेक से हो जाती है इनको बोलने में, तो उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी भाई। मैं आपके लिए ये लिख के भी छोड़ रही हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप भी इनको पढ़ सकते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ में बेसी हिसिंग एक गरीब महिला है जो औद्योगिक समाज के अन्याय से पीड़ित है। यह उपन्यास औद्योगिक उत्तर और ग्रामीण दक्षिण के बीच विभाजन पर केंद्रित है, यानी उत्तर और ग्रामीण दक्षिण के बीच के विभाजन के ऊपर आधारित है। इसमें बेसी जो करैक्टर का नाम हो वो कौन है? बेसी हिसिंग, याद रखना है आपको। और किसका है ये? एलिजाबेथ गैस्केल का। याद ही भी हो गया होगा क्योंकि कई बार आ चुका है ये। नया 54 क्वेश्चन में आ गए हैं क्या हम? हाँ ठीक है, 54 क्वेश्चन में। डेंटे गैब्रियल रोसेटी वॉज एसोसिएटेड विद विच आर्टिस्टिक मूवमेंट। कौन से आर्टिस्टिक मूवमेंट से रिलेटेड है ये? प्री रैफेटल ब्रदरहुड से। डेंटे गैब्रियल रोसेटी प्री रैफेटाइल ब्रदरहुड से जुड़े थे, जो कला और साहित्य में प्रकृति और मध्ययुगीन आदर्शों की पुनर्व्याख्या करता था। यह समूह यथार्थवाद और भावनात्मक गहराई पर जोर देता था। क्या था भाई इसके अंदर? इसमें जो प्री रैफेटाइल ब्रदरहुड, ये इसके अंदर क्या था? कला और साहित्य, प्रकृति, मध्ययुगीन आदर्शों की दोबारा से व्याख्या की गई थी। यह समूह यथार्थवाद और भावनात्मक गहराई पर जोर देता था, यानी इसके अंदर यथार्थवाद था और भावनात्मक गहराई थी। ये बात ध्यान रखनी क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। द पोइम माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? पता होगा आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग का है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। ड्यूक, ध्यान रख लेना, उनकी पत्नी ड्यूक इसके अंदर बोलता है अपनी पत्नी को। इन एमिली ब्रोंटेज वुदरिंग हाइट्स द कैरेक्टर हीथक्लिफ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। देखो सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं। वुदरिंग हाइट्स में हीथक्लिफ एक बायरनिक नायक है जो जुनूनी प्रेम, प्रतिशोध और आत्मध्वंस का प्रतीक है। यानी वुदरिंग हाइट में कौन? हीथक्लिफ एक प्रेमी और एक नायक है। यह चरित्र अपने समय के साहित्यिक नायकों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टोरियन कंप्रोमाइज रेफर्स टू। सीधा उस पर चलते हैं, क्या कहता है ये? द टेंशन बिटवीन मोरलिटी एंड मेटलिज्म। विक्टोरियन युग में नैतिकता, देखो विक्टोरियन युग में क्या आ गई थी? नैतिकता भौतिकवाद के बीच विरोधाभास आ गया था, नैतिकता के बीच में और भौतिकवाद के बीच में। विक्टोरियन क्या था? का विरोधाभास विक्टोरियन समझौता कहलाता है, यानी कि एक विक्टोरियन समझौता के बारे में पूछा गया है। और वो विक्टोरियन समझौता क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो था नैतिकता और जो भावना थी उसके बीच में विरोधाभास था। यह युग सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत आचरण के बीच के संघर्ष का प्रतीक था। ठीक है, द टेंशन बिटवीन मोरलिटी एंड मेटलिज्म। क्वेश्चन भी क्या पूछा गया था, फिर से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो विक्टोरियन कंप्रोमाइज रेफर टू, यानी कि जो विक्टोरियन समझौता था वो क्या था, यही कहना चाह रहा है ये। तो वो क्या था? वो किस किस के बीच में?
था, टेंशन किसके बीच में झगड़ा था, बिटवीन मोरलिटी एंड मेटरलिज्म। 58 क्वेश्चन में आ गए हैं। थॉमस हार्डीज ड्यूज द ऑब्सक्योर डील्स विद। झूठ द ऑब्सक्योर्स में यह दिखाया गया है कि कैसे प्रमुख पात्रों के सपने और आकांक्षाएं सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों के कारण विफल हो जाते हैं। यह उपन्यास दुख और निराशा के विषयों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है उसका द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इज ए वर्क एडवोकेटिंग, ठीक है, वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वलिटी। जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। अब देखो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करती है, उनका ये वर्क है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। 60 क्वेश्चन पे आ गए। विच विक्टोरियन पोइट रोट द स्कॉलर जिप्सी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी, हाँ मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी स्कॉलर जिप्सी। यह एक ऐसा विद्वान जिप्सी का वर्णन करता है जो समाज की अपेक्षा कर ज्ञान और स्वतंत्रता की तलाश में भटक रहा है, ठीक है। यह औद्योगिक समाज के निराशवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसके बाद है गेराल्ड मैनली हॉपकिंस इज एसोसिएटेड विद विच पोइटिक टेक्निक। पता होगा स्प्रिंग रिदम से है ये, तो स्प्रिंग रिदम, गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने स्प्रिंग रिदम नामक तकनीक विकसित की जिसमें कविता के प्राकृतिक लयबद्ध स्वरूप को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। यह तकनीक उनके कई प्रसिद्ध कार्यों में देखी जा सकती है। द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी रेफरिंग टू द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स टू नेचर वॉज क्वाइंड बाय विच विक्टोरियन क्रिटिक, ठीक है। पैथेटिक फैलेसी भाई ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ नेचर की किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, विक्टोरियन, कौन सा विक्टोरियन क्रिटिक था जिसके द्वारा ये वर्ड क्वाइन किया गया था, पैथेटिक फैलेसी। जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी शब्द का प्रयोग प्रकृति में मानव भावनाओं का अतिक्रमण करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग साहित्यिक और कलात्मक आलोचनाओं में किया गया था। पैथेटिक फैलेसी क्या होता है इसके बारे में आप कंप्लीट और अच्छे से पढ़ेंगे, यही आपका होमवर्क भी होगा आज। नेक्स्ट, विच नॉवल बाय चार्लोट ब्रेंटे बिगिन विद द लाइन देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ए वॉक दैट डे, ठीक है। यानी कि कौन सा नॉवल जो चार्लोट ब्रेंटे का इन लाइन से शुरू होता है, कौन सा है भाई, जैन आयरे। जैन आरे इसकी पहली पंक्ति यह दिखाती है कि कहानी मुख्य पात्र की सीमाओं और कठोर स्थितियों से शुरू होती है। यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास के रूप में देखा जा सकता है। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं, देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ए वॉक दैट डे। 64 क्वेश्चन में आ गए हैं। द वाइट मैन्स बर्डन ए पोइम एड्रेसिंग इम्पेरियलिज्म वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। द वाइट मैन्स बर्डन रुडयार्ड किपलिंग की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें औपनिवेशिक शासकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। यह कविता अपने समय की औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। उसके बाद है विच पोइट रोट द लाइन द ओल्ड ओल्डर, क्या था ये, चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी कि ये लाइन कौन से पोइट ने लिखी है, तो किसने लिखी है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। यह पंक्ति टेनिसन की कविता आइडल्स ऑफ द किंग से ली गई है जो आर्थरियन किंवदंतियों पर आधारित है। यह पंक्ति परिवर्तन और अनिवार्यता के विषयों को संबोधित करती है। सिर्फ आप एक लाइन याद रखेंगे, अल्फ्रेड एंड टेनिसन यानी ओल्ड ऑर्डर, सिर्फ ओल्ड ऑर्डर ये लाइन याद रखेंगे। देखो ओल्ड ऑर्डर और प्लेस टू न्यू, और लास्ट की 2 लाइन और आगे 2 वर्ड याद कर लेना बस। इसके टेनिसन की पोइम है आइडल्स ऑफ द किंग से ली गई है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानिया रोसेटीज पोइम गॉबलिन मार्केट एक्सप्लोर थीम ऑफ। जो क्रिस्टियानिया रोसेटी की पोइम है गॉबलिन मार्केट, उसका थीम पूछा है। तो थीम क्या है उसका, साइन एंड रिडेम्पशन। गॉबलिन मार्केट क्रिस्टियानिया रोसेटी की एक प्रसिद्ध कविता है जो पाप और मोक्ष के विषयों पर केंद्रित है, जिसमें 2 बहनों की कहानी है। यह कविता ईसाई प्रतीकवाद और नैतिकता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। 67 क्वेश्चन में आ गए हैं। द नोवेल द वे वी लिव नाउ वॉज रिटन बाय।
ये नॉवल किसके द्वारा लिखा गया पता है आपको? एंथनी ट्रॉलोप के द्वारा लिखा गया है। एंथनी ट्रॉलोप का उपन्यास द वे वी लाइव नाउ ब्रिटिश समाज की भ्रष्टता और लालच की आलोचना है। यह विक्टोरियन युग के बाद की सामाजिक परिस्थितियों को उजागर करता है। द वे वी लाइव नाउ एंथनी ट्रॉलोप ब्रिटिश समाज के जो भ्रष्टाचार और लालच की आलोचना है इसमें, ब्रिटिश समाज के बारे में। क्वेश्चन है जॉन स्टुअर्ट मिल्स ऑन लिबर्टी इज एन इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता और समाज की शक्ति के बीच के संबंधों की जांच करता है। यह कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करता है। गेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने जो टर्म कॉइन की है इनस्केप टू डिस्क्राइब, किसने? हॉपकिंस ने इस टर्म को कॉइन किया है। एक स्प्रंगरिदम भी इन्होंने ही किया था। ये ध्यान रख लेना आप। इनस्केप टू डिस्क्राइब क्या है इसका मीनिंग, ये देखते हैं। द यूनिकनेस ऑफ नेचुरल फॉर्म्स। हॉपकिंस का इनस्केप शब्द प्राकृतिक रूपों की अनूठी आंतरिक संरचना को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक वस्तु अपनी विशिष्टता बनाए रखती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और अनुभूति के बारे में है। उसके बाद है टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम AHH वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ। अब देखो ये वाला है ना जो इसके अंदर आपको बस 2 ही वर्ड इनस्केप पूछा है, जैसे इसके अंदर आपको ना वर्ड पकड़ लेने कि ये किसके बारे में है। ठीक है, इनस्केप प्राकृतिक यानी नेचुरल, इनस्केप के बारे में पूछेंगे तो नेचुरल वर्ड तो आएगा। कुछ 1-2 वर्ड पकड़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन टेनिसन पोएम इन मेमोरियम AHH वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, पता होगा हिज फ्रेंड ऑर्थर हेलम। आगे चलेंगे। क्वेश्चन रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड एक्सप्लोर द ड्यूअलिटी ऑफ, इसके अंदर किस द्वंद्व के बारे में बात की गई है? तो गुड और एविल के बारे में। डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड का विषय मनुष्य के व्यक्तित्व में अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है। यह उपन्यास दार्शनिक और नैतिक मुद्दों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल मिडल मार्च वॉज रिटन बाई। मिडल मार्च किसके द्वारा? जॉर्ज एलियट के द्वारा। अंग्रेजी समाज की जटिलता और के पात्रों की दुविधाओं नहीं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज लास्ट नोवेल, पता है? जुड द ऑब्सक्योर हार्डी का अंतिम उपन्यास था जो आलोचना और विवाद के कारण बहुत चर्चा में आया था। यह उपन्यास उनके सबसे अंधकारमय और निराशाजनक कार्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थॉमस हार्डीज वर्क वेसेक्स रेफर टू। अब वेसेक्स क्या है इसमें देख पता होगा ना आपको, इनकी वो है फिक्शनल रीजन है ये, यानी कि जैसे मालगुड़ी है वैसे ही इनका वेसेक्स है। थॉमस हार्डी के उपन्यासों में वेसेक्स एक काल्पनिक क्षेत्र है। इनके काफ़ी सारे नॉवल में ये जो काल्पनिक शहर है इसका वर्णन मिलता है जिसे उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी इंग्लैंड के आधार पर विकसित किया है। यह उनके कार्यों का प्रमुख स्थान रहा है, यानी कि उनके उपन्यास में इसी स्थान का जिक्र मिलेगा। उसके बाद है टेस्ट डी अर्बर वेलेस, ए नॉवल बाय थॉमस हार्डी डील्स विद थीम देख लेते हैं, फेट एंड इनजस्टिस। इसके अंदर हार्डी का एक प्रमुख उपन्यास है जिसमें भाग्य और अन्याय के विषयों को गहराई से चित्रित किया गया है। यह उपन्यास टेस के जीवन में होने वाले त्रास्त बदलावों को दर्शाता है। उसके बाद है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज ए नॉवल बाय, ये नॉवल किसके द्वारा? थॉमस हार्डी के द्वारा। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें मानव जीवन में भाग्य, अपराध, पश्चाताप के विषयों की चर्चा की गई है। यह एक प्रमुख विक्टोरियन यथार्थवादी उपन्यास है। उसके बाद है जॉर्ज एलियट्स रियल नेम वॉज। जॉर्ज एलियट का जो रियल नेम है वो क्या है? मैरी एन इवांस। ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट, आपको पता है भाई ये एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। जॉर्ज एलियट का असली नाम मैरी एन इवांस था। उन्होंने पुरुष नाम का उपयोग इसलिए किया ताकि उनके उपन्यास गंभीरता से पढ़े जा सकें। उन्हें महिला लेखक के रूप में वर्गीकृत न किया
जाए। यह नाम अंग्रेजी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई पहले जो महिला लेखक अपना वर्क लिखती थी उनके वर्क को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। सिर्फ जो पुरुष या जो मेल थे, जो राइटर थे, वो जो वर्क लिखते थे उनको ही सीरियस लिया जाता था, गंभीरता से लिया जाता था। लेडीज़ के वर्क को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसीलिए जो लेडीज़ राइटर थे उन्होंने अपना नाम चेंज करके अपने उपन्यास लिखे। नेक्स्ट, फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड इज़ ए नॉवल बाय, पता होगा ये, अब आपको पढ़ चुके हैं हम भी इसके बारे में। थॉमस हार्डी का नॉवल है। आप देखो जैसे ये सोच के क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट क्वेश्चन से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है कि आप 2 की स्पीड करके सुन लो लेक्चर को। लेकिन सारे क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको वो क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल रही होती हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन पे जाती हूँ या फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे जाती हूँ। उससे पहले आप अपना आंसर दे सकते हो और वीडियो को 10 सेकंड आप आगे निकाल सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। तो फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड थॉमस हार्डी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो ग्रामीण इंग्लैंड की पृष्ठभूमि में स्थित है और प्रेम, समाज और भाग्य के विषयों को छूता है। यह उनके प्रमुख उपन्यासों में से एक है। नेक्स्ट है आपका बारचेस्टर टॉवर्स, ए सैटिरिकल नॉवल अबाउट चर्च पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय। ठीक है, बारचेस्टर टॉवर्स सैटिरिकल नॉवल है, चर्च की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। किसका नॉवल है पता होगा, एंथनी ट्रोलोप का है। बारचेस्टर टॉवर्स, देखो ये बार बार आ गया है, अब ये याद हो गया हमें कि बारचेस्टर जो टॉवर है वो एंथनी ट्रोलोप का है। और इसके अंदर जो पॉलिटिक्स चलती थी कि चर्च के अंदर, उसके बारे में ये वर्क है। विच नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस बिगिन विद द लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, पता है आपको? ए टेल ऑफ टू सिटीज़, इट इज़ ए वर्स्ट ऑफ टाइम, इट इज़ बेस्ट ऑफ टाइम। दोनों ही सिटीज़ के अंदर टाइम के बारे में बताया है। टाइम के बारे में नहीं बताया, मतलब ये लाइन्स हैं जो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की शुरुआत पर इस पंक्ति से होती है। ठीक है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स और इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौर में समकालीन परिस्थितियों का वर्णन करती है। यह इतिहास और व्यक्तिगत कहानियों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक हाउस बाय चार्ल्स डिकेंस फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है ये? द फ्लॉज ऑफ द लीगल सिस्टम। ब्लैक हाउस चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास है जिसमें न्यायिक प्रणाली के दोषों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह जॉन डाइस नामक कानूनी लड़ाई की कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, ब्लैक हाउस चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, इसमें न्यायिक प्रणाली के दोष को दिखाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर केस कौन सा चल रहा था? इसके अंदर जो केस चल रहा था वो था जॉन डाइस बनाम जॉन डाइस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हाउस है चार्ल्स डिकेंस का ये वर्क है, इसके अंदर केस चल रहा था जॉन डाइस एंड जॉन डाइस। और ये कैसा था? ये ना ख़त्म होने वाला केस था और इसीलिए जो कानून का भ्रष्टाचार है वो इसके अंदर उजागर किया गया है राइटर के द्वारा। 82 क्वेश्चन में आ गए हैं। हार्ड टाइम्स ए नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस क्रिटिक्स, पता है आपको? चार्ल्स डिकेंस हार्ड टाइम एक लिखित उपन्यास है जो औद्योगिक समाज में पूंजीवाद उपयोगितावाद की आलोचना करता है। यह कहानी औद्योगिक युग की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस फाइनल अनफिनिश्ड नॉवल। ठीक है, यानी कि उसका अनफिनिश्ड नॉवल कौन सा है? अनफिनिश्ड नॉवल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड चार्ल्स डिकेंस का अंतिम उपन्यास था जो उनकी मृत्यु के समय अधूरा रह गया। इस उपन्यास में रहस्य और हत्या की कहानी है। ठीक है, रहस्य, मिस्ट्री तो अपने आप ही दिया हुआ है इसके नेम में, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। तो इनकी मृत्यु की वजह से जो ये मिस्ट्री लिखने वाले थे एडविन ड्रूड की, वो ऐसे ही रह गई भाई, क्योंकि ये मर गए और उनका ये लास्ट उपन्यास था। नेक्स्ट है विलियम मैकपीस थैकरे, वैनिटी फेयर इज सबटाइटल्ड। ठीक है, इसका जो वैनिटी फेयर का सबटाइटल के बारे में पूछा है, ए नॉवल विदाउट ए हीरो। ए नॉवल विदाउट ए हीरो, वैनिटी फेयर का उपशीर्षक ए नॉवल विदाउट ए हीरो है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसमें कोई पारंपरिक नायक नहीं है। यह मानव समाज की कमजोरियों
और अवसरवाद पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वैनिटी फेयर का उपशीर्षक है, सब टाइटल है नॉवल विदाउट ए हीरो, और इसके अंदर कोई हीरो है ही नहीं, नायक ही नहीं है। ये मानव समाज की वीकनेस को दिखाता है, अवसरवाद को दिखाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एमिली ब्रोंटेज ओनली नॉवल। एमिली ब्रोंटे ने एक ही नॉवल लिखा था और उस नॉवल का नाम पूछा है, पता है आपको? उसका नाम है वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे का एकमात्र उपन्यास है जो एक जटिल और शक्तिशाली प्रेम कहानी है जिसमें बदला, जुनून और दुख शामिल है। यह गोथिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन। इन जॉर्ज एलियट्स नॉवल मिडल मार्च डोरोथिया ब्रूक इज ए करेक्टर नॉन फॉर। डोरोथिया ब्रूक जो करेक्टर है मिडल मार्च में, उसको किसके लिए जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हर डिजायर फॉर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म। डोरोथिया ब्रूक मिडल मार्च उपन्यास की मुख्य पात्र है जो बौद्धिक और सामाजिक सुधार की आकांक्षाओं के लिए जानी जाती है। वह अपने समय की सीमाओं के खिलाफ संघर्ष करती है। मिडल मार्च में मुख्य है डोरोथिया ब्रूक, और जो अपने समय की सीमाओं के खिलाफ क्या करती है? संघर्ष करती है, यानी सामाजिक सुधार चाहती है वो। मिडल मार्च में डोरोथिया ब्रूक। नेक्स्ट है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड इज ए नॉवल अबाउट। ये नॉवल किसके बारे में है? देखो, ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। एक मिनट भाई, क्वेश्चन दोबारा तो नहीं आ गया। यह है भाई डेंजर ऑफ वैनिटी एंड मोरल करप्शन। ठीक है, यानी नैतिकता और करप्शन के बीच में जो मतलब दमन है उसके भी के लिए है ये डेंजर ऑफ वैनिटी एंड मोरल करप्शन। यानी कि जो मोरल करप्शन है, नैतिकता है, उसके बीच में जो द्वंद्व होता है उसके भी लिए ये नोवेल ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। Which of the following work is a social novel by Elizabeth Gaskell that deals with the working class and industrialization? पता चल गया होगा आपको इस नावल का। नॉर्थ एंड साउथ पता है ना? तो नॉर्थ एंड साउथ एलिजाबेथ गैस्केल का एक औद्योगिक उपन्यास है। ये बहुत बार आ गया, जो श्रमिक वर्ग के लिए लिखा गया है इंग्लैंड में। द एंजल इन द हाउस, ए पोएम रिटन बाय कॉमेंट्री पार्टमोर आइडलाइज विच विक्टोरियन कंसेप्ट। इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट है? द एंजल इन द हाउस, पता है? देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर है द आइडल वाइफ। द एंजल इन द हाउस कविता विक्टोरियन युग की उस आदर्श पत्नी की छवि प्रस्तुत करती है जो घरेलू और विनम्र होती है। यह कविता पवित्रता, पत्नी की महिमा का गुणगान करती है। द एंजल इन द हाउस विक्टोरियन युग की आदर्श पत्नी की कविता किसकी है? और ये द एंजल इन द हाउस कोवेंट्री पैटमोर आइडलाइज विच विक्टोरियन कंसेप्ट। अच्छा, कंसेप्ट पूछा है इसके अंदर, ये नहीं पूछा किसकी है ये। Who wrote the novel The Mayor of Casterbridge, which is centered around the tragic life of Michael Henchard? यानी who wrote the novel Mayor of Casterbridge, किसने लिखा है नॉवल, और which is centered around the tragic life, जो माइकल हेंचर्ड की ट्रेजिक लाइफ के अराउंड मतलब घूमता है ये नावल, इनको इसका सेंटर्ड करता है ये माइकल हेंचर्ड को। तो ये है थॉमस हार्डी का नॉवल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया नॉवल उपन्यास है जिसमें माइकल हेंचर्ड के जीवन की त्रासदी और पतन की कहानी प्रस्तुत की गई है। उपन्यास भाग्य और नियति के प्रभाव की पड़ताल करता है। माइकल हेंचर्ड ने नशे में अपनी पत्नी को बेच दिया था, पता होगा आपको इस नॉवल की स्टोरी। द ट्राम इन मेमोरियम स्टेंजा इज एसोसिएटेड विद विच विक्टोरियन पोइट। इन मेमोरियम स्टेंजा जो ये टर्म है वो किससे विक्टोरियन पोइट से रिलेटेड है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से। इन मेमोरियम स्टेंजा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता इन मेमोरियम में प्रयोग किया गया छंद है जो 4-4 पंक्तियों A-B-B-A तुकबंद क्रम है। यह छंद उनके मित्र आर्थर हैलम की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। भाई इसके अंदर जो स्टेंजा है वो कौन सा? इन मेमोरियम स्टेंजा है, और इन मेमोरियम में जो छंद प्रस्तुत किया उसने वो है A-B-B-A। क्वेश्चन अरोरा ली
इज ए नोवेल इन वर्स रिटन इन विच यू, जो कि कहानी, जो कि पोइम, वर्स क्या होता है, नोवेल इन वर्स मतलब जो कहानी के रूप में, जो सॉरी जो पोइम के रूप में जो उपन्यास लिखा गया है। तो ये क्या है, रिटन बाय विच फेमस विक्टोरियन पोइटस, यानी कि कौन सी विक्टोरियन फेमस विक्टोरियन पोइटस के द्वारा लिखा गया है। अरोरा ली, पता होगा आपको, एलिजाबेथ ब्रॉट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। अरोरा ली एलिजाबेथ ब्रॉट ब्राउनिंग द्वारा लिखित एक उपन्यास रूपी कविता है जो एक महिला कवित्री की कहानी बयान करती है। यह महिला सशक्तिकरण और साहित्यिक जीवन की जटिलताओं को उजागर करती है। मैथ्यू आर्नोल्ड्स इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर हिज पोइम द स्कॉलर जिप्सी विच इज़ अबाउट, ये कोई बार क्वेश्चन आ गया है, एवोड्रिक स्कॉलर, ठीक है, ये नहीं बताऊंगी मैं आपको, आगे चलेंगे। क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, ए स्टोरी अबाउट बाथशेबा एवर्डीन एंड हर सूटर्स, किसने सूट किया था बाथशेबा को और उसके सूटर की कहानी है, ठीक है, और इसका नॉवल का राइटर कौन है, ये पूछा है इसने। तो थॉमस हार्डी। फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड थॉमस हार्डी का एक उपन्यास है जिसमें नायिका बाथशेबा एवर्डीन और उसके 3 प्रेमियों के साथ उनके जटिल संबंधों की कहानी प्रस्तुत की गई है। यह उपन्यास प्रकृति और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज रिडंडेंट वुमेन रेफर टू विच विक्टोरियन सोशल इशू, यानी कि ये जो फ्रेज है वो किस इशू को दिखाता है। अनमैरिड वीमेन हु रीमेंट सिंगल ड्यू टू लैक ऑफ एलिजिबल मैन, ठीक है भाई, यानी कि ये अनमैरिड वुमेन जो कि सिंगल रहती है क्योंकि उसको कोई भी एलिजिबल मैन नहीं मिलता। रिडंडेंट वुमेन एक सामाजिक समस्या थी जब विक्टोरियन युग में बहुत सारी महिलाएं कुंवारी रह जाती थी क्योंकि विवाह योग्य पुरुषों की संख्या कम होती थी। इस मुद्दे पर उस समय कई सामाजिक बहसें चली। समझ में आ गया ये फ्रेज का क्या मीनिंग है, रिडेंडेंट वुमेन। तो ये कौन से विक्टोरियन एज के सोशल इशू को ये फ्रेज दिखाता है, रिडेंडेंट वुमेन। पता चल गया कि जो सिंगल रह जाती थी वीमेन, जब उनको कोई एलिजिबल पुरुष शादी के लिए नहीं मिलता था, आजकल भी यही हो गया शायद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए बिल्डिंग्स रोमन नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्डिंग्स रोमन नॉवल चार्ल्स डिकन का कौन सा समझा जाता है। डेविड कॉपरफील्ड द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, दोनों ही चार्ल्स डिकन्स के बिल्डिंग्स रोमन आत्म विकास उपन्यास, यानी जब किसी जो मतलब उपन्यास के अंदर बचपन से लेके लास्ट तक उसकी साइकोलॉजिकल जो विचार दिखाए जाते हैं एज प्रोटैगनिस्ट के, तो ऐसे जो नॉवल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल होते हैं जिसमें नायक के जीवन की कहानी उसके बचपन से लेकर वयस्कता तक की यात्रा को दिखाया जाता है। ये उपन्यास व्यक्तिगत संघर्षों और विकास की पड़ताल करते हैं। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन पे आ गए हैं, हु रोट द नोवेल बारचेस्टर टॉवर्स विच इज़ पार्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स ऑफ बर्कशायर सीरीज, ठीक है। बारचेस्टर टॉवर्स एंथनी ट्रोलोप का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो धार्मिक, राजनीति और सामाजिक संघर्षों पर आधारित है। यह उपन्यास विक्टोरियन युग की पारिशेष राजनीति का महत्वपूर्ण चित्रण करता है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन 98, इन गोब्लिन मार्केट ए पोइम बाय क्रिस्टिना रोसेटी द गोब्लिन आर एसोसिएटेड विद, गोब्लिन किससे एसोसिएटेड थे, तो टेम्पटेशन एंड डेंजर से, ठीक है, लालच से थे। लालच और खतरे का प्रतीक थे जो 2 बहनों को फलों के साथ लुभाने का प्रयास करते हैं। यह कविता इच्छा और नारीत्व के प्रतीकात्मक पहलुओं की पड़ताल करती है। नेक्स्ट आपका 100 क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है ये, हु इज़ नॉन फॉर द लाइन द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू इन द पोइम आइडल्स ऑफ द किंग, ठीक है। तो देखो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। यह प्रसिद्ध पंक्ति अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता आइडल्स ऑफ द किंग से है जो इंग्लैंड के राजा आर्थर की कथा पर आधारित है। यह पंक्ति परिवर्तन और नए युग के आगमन की ओर संकेत करती है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता आइडल्स ऑफ द किंग, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। इसकी जो द ओल्ड मैंने कहा था कि सिर्फ यहाँ तक याद करना है, इसकी लाइन द ओल्ड ऑर्डर और
प्लेस टू न्यू, यानी ओल्ड और न्यू, ऐसे याद कर लेना इसको, ये लाइन, ठीक है, ये ज़रूरी है आइडल्स ऑफ द किंग में। तो भाई ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।